गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम। शेरशाह सूरी को हम पढ़ रहे थे उस दिन, और हमने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी जो पेशावर से कोलकाता तक है, और वो जो रोड थी वो सेफ थी क्राइम के उससे, कि वहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो सकता था। और इसके बाद हमारा ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही गॉट शेड ट्रीज प्लांटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड एंड रेस्ट हाउसेज, सराय, यानी कि उसने रोड के किनारे पेड़ लगवाए थे, सराय बनवाए थे, एंड द वेल्स वर बिल्ट एट द रेगुलर इंटरवल्स फॉर ट्रैवलर्स एंड द मर्चेंट, और उसने रोड के किनारे कुछ कुछ दूरियों पर कुएं भी खुदवा दिए थे यात्रियों के लिए एंड द मर्चेंट्स और व्यापारियों के लिए। द सराय वर ऑल्सो यूज्ड एज अ डाक चौक, यानी और जो सराय थी वो डाक चौकी के रूप में भी यूज होती थी। डाक चौकी आप समझ सकते हो कि वहां से पोस्टल सर्विस भी होती थी। फॉर कैरिंग न्यूज, वहां से न्यूज भी, मतलब यानी कि कहीं से कोई न्यूज आती थी वो सराय पर आती थी, यानी वो सराय जो थे वो डाक चौकी का काम करता था। कैरिंग न्यूज एंड द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाने के लिए जो सराय थे वो एज अ डाक चौकी काम करते थे। Shersha Suri established a good judicial system where he appointed separate judges for the criminal and the civil cases. Shersha Suri ने क्रिमिनल केसेस के लिए और सिविल केसेस के लिए अलग अलग जज अपॉइंट किए थे। उसका जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा था। दिस सिस्टम वाज लेटर फॉलोड बाय द ब्रिटिश व्हेन दे कम टू रूल इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया आए हैं तब भी उन्होंने शेरशाह सूरी का ही रूल फॉलो किया था। He reformed the system of the land revenue collection. उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को भी रिफॉर्म किया, उसमें सुधार किया। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड बिटवीन 1/3 to 1/4, 1/4 से लेकर 1/3 तक वो फिक्स था। ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, यानी जो टोटल प्रोड्यूस होता था उसमें 1/3 या 1/4 हिस्सा जो था वो दिया जाता था एज अ रेवेन्यू, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस एंड द साइज ऑफ द लैंड। और जो डिपेंड करता था टोटल प्रोड्यूस, यानी कितना उत्पादन हुआ है और जमीन का कितना साइज है, उसके अकॉर्डिंग। तो द पीजेंट्स कुड पे इन कैश, जो पीजेंट्स थे वो कैश में पे करते थे या सामान के रूप में पे करते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड द पट्टा सिस्टम, उसने पट्टा सिस्टम स्टार्ट किया टू इंश्योर दैट द फार्मर्स had legal paper for the land, कि जो किसान है उनके पास कानूनी कागजात हों उस जमीन के। तो उसके बाद वो रेवेन्यू अपनी जमीन के आकार पर और टोटल प्रोड्यूस जो होगा, प्रोडक्शन होगा, उसका 1/3 या 1/4 देते थे। अगर छोटा रहा होगा तो 1/3 देते रहे होंगे, और बड़ी जमीन रही होगी तो उस पर वो 1/4 देते रहे होंगे। शेरशाह सूरी introduced gold, silver and the copper coins of uniform standard. शेरशाह सूरी ने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के सिक्के स्टार्ट किए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में। द सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया, और जो सिल्वर कॉइन था जो आज भी चल रहा है उसे रुपया कहा गया था। और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है कि यूनिफॉर्म क्या होती है, एक सिंबल है किसी स्कूल का, जैसे यूनिफॉर्म होता है, क्या है उसमें जो ड्रेस कोड होता है वो उस स्कूल की पहचान बताता है, तो वैसे ही था। उसने यूनिफॉर्म उसके अंतर्गत स्टैंडर्ड से सिक्के चालू करवाए थे, हर सिक्कों पर अलग अलग सिंबल रहे होंगे क्वालिटी वाइज या साइज वाइज। द सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया, जिसको रुपया कहा गया था, इशूड बाय हिम, रिमेन्ड अ स्टैंडर्ड कॉइन, जिसे स्टैंडर्ड कॉइन कहा गया था। फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ, वो सेंचुरीज तक यानी शताब्दियों तक उसकी मृत्यु के बाद भी वो चलता रहा। द टर्म रुपया ओरिजिनली कम फ्रॉम दीज कॉइन्स, और जो आज भी रुपया का टर्म चल रहा है वो उसी के समय काल से आया है। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 47 प्रोविंसेस नॉन एज अ सरकार्स। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को 47 प्रोविंसेस में बांटा था, जिसे सरकार कहा गया था, एंड पुट देम अंडर एबल गवर्नर्स, और उसको एबल गवर्नर्स के हाथों में दिया था। ईच सरकार वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना, और हर सरकार परगना में डिवाइडेड थी या डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी। He appointed capable officers to ensure the smooth functioning of the सरकार्स,
और उसने जो ऑफिसर नियुक्त किए थे वो कैपेबल थे, वो समर्थ थे टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग, कि वो हर काम को सुचारू रूप से कर रहे थे ऑफ द सरकार के और परगना के सभी कामों को वो सुचारू रूप से चला रहे थे। ईच परगना वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल विलेजेस, और हर परगना जो था वो सेवरल विलेजेस यानी कुछ छोटे छोटे गांवों में विभक्त था। दीज यानी बटा हुआ था। The villages were administrated by the पंचायत, और जो गांव थे वो आज भी पंचायत से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं और तब भी पंचायत के द्वारा ही उन पर काम चलता था। अब आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि आपको सेक्शन को रीड करना है और कॉपी द टेबल, इसको आपको कंप्लीट करना है। पूछा जा रहा है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रोड सेफ्टी, जुडिशियल सिस्टम, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये आपको एक टेबल बनी हुई है। और फिर कहा जा रहा है नेक्स्ट में राइट वन फीचर ऑफ ईच ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव, रोड सेफ्टी, जुडिशियल सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग शेरशाह सूरी। आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे इन पर एक एक पॉइंट लिखना है कि उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उसने उसमें क्या किया। रोड सेफ्टी में रोड को क्राइम फ्री करवाया और उसने शेड बनवाए, सराय बनवाए, कुएं बनवाए, ये सब एक पॉइंट में। जुडिशियल सिस्टम में क्राइम और क्रिमिनल केसेस का और सिविल केसेस के लिए उसने अलग अलग जजेस अपॉइंट किए थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए उसने पट्टा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था। तो ये सारा कुछ आपको एक एक पॉइंट इनमें लिखने हैं। ये है इसका, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने आपको ये ओरली बता दिया है। ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद ये आज आपका क्वेश्चन है अमंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय शेरशाह सूरी व्हिच डू यू थिंक वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर आवर कंट्री टुडे, व्हाई डू यू थिंक सो। जो उसका जुडिशियल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसमें आप क्या सोचते हैं देश के लिए सबसे बेटर क्या था। तो उसके देश के लिए सबसे बेटर उसका जुडिशियल सिस्टम था, और अगर आज भी वो फॉलो होता है तो देश में न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। अब हम पढ़ते हैं द रीजन ऑफ अकबर। आफ्टर हुमायूंस डेथ, हमने पढ़ा था हुमायूं की डेथ के बाद, फिर हम शेरशाह सूरी को पढ़ रहे थे। फिर था हुमायूं की डेथ के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बिकेम द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर का रूलर बना 1556 सीई में। सिंस ही वाज ओनली 13 years old एट अ टाइम, और उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे। हुमायूंस मोस्ट फेथफुल जनरल बैरम खान वाज मेड हिज रीजेंट, और बैरम खान को उनका एज अ गार्जियन बनाया गया था। रीजेंट मीन्स होता है मतलब जब कोई शासक छोटा होता है तो उसकी संरक्षक कह सकते हैं आप। संरक्षक वर्ड तो हम समझते हैं ना, बस वो वर्ड था रीजेंट का, कि वो राज्य के संबंधित देश जहां भी शासन करे वहां से संबंधित सारे निर्णय लेने का अधिकार उनको दे रखा था जब तक उनका बेटा छोटा था। वो अकबर के एज अ गार्जियन थे जो डिसीजंस लेते थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द हुमायूंस डेथ, और हुमायूं की मौत का लाभ उठाकर हेमू एज अ जनरल ऑफ सूर डायनेस्टी, जो हेमू था सूर डायनेस्टी का, शेरशाह सूरी की जो साम्राज्य सल्तनत थी उसका जो गवर्नर था, कैप्चर्ड आगरा, उसने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। However, बैरम खान डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फिर हेमू को बैरम खान ने पानीपत के सेकेंड बैटल में 1556 सी में हरा दिया। एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, उसके बाद वो दिल्ली और आगरा को जीत लिया। बैरम खान कंटिन्यूड टू रूल एज अ रीजेंट। बैरम खान ने एज अ रीजेंट, एज अ संरक्षक जो अपना काम किया वो अकबर के साथ 1560 तक, रीजेंट ऑफ अकबर अंटिल 1560 सी तक उन्होंने अपना काम उसके साथ किया, यानी उसके साथ संरक्षक के रूप में बने रहे, एज अ गार्जियन उसको सलाह देते रहे। आफ्टर 1560 सी अकबर continued to expand the Mughal Empire by directly acquiring regions such as Gujarat and Bengal। 1560 में अकबर ने फिर अपने राज्य का विस्तार यानी मुगल सल्तनत को बढ़ाना चाहा, और बाय डायरेक्टली एक्वायरिंग, और डायरेक्टली उसने जीता रीजन जैसे गुजरात और बंगाल को खुद ही उसने जीता। फॉर्मिंग अलायंस, और उसने कुछ संधियां बनाई स्पेशली विद द राजपूत एंड द एस्टैब्लिशिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द डेक्कन किंगडम्स, और उसने राजपूतों के साथ कुछ संधियां डेवलप करी उनके साथ, और एंड एस्टैब्लिशिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल, और एक इनडायरेक्ट कंट्रोल बनाया डेक्कन किंगडम्स के ऊपर, सच एज अहमदनगर एंड द बीजापुर।
अहमदनगर और बीजापुर के ऊपर उसने इनडायरेक्ट कंट्रोल अपना बनाया हुआ था। ही फर्स्ट एक्वायर्स कंट्रोल ओवर द डेक्कन किंगडम्स, और उसने डेक्कन किंगडम्स के ऊपर अपना जब साम्राज्य स्थापित किया, बट अलाउड देम इंडिपेंडेंस इन इंटरनल मैटर, पर उनको अलाउ किया था कि वो अपने इंटरनल मैटर जो हैं, उनके आंतरिक मामले होंगे उनकी, वो उनके लिए स्वतंत्र है, यानी वो उनको खुद ही सॉल्व करेंगे। इन रिटर्न, इसके बदले में द किंग ऑफ द किंगडम एक्सेप्टेड अकबर एज द रूल एंड पेड हिम ट्रिब्यूट, और इसके बदले जो शासक हैं बीजापुर और अहमदनगर के, वो अकबर को ट्रिब्यूट देंगे, सम्मान देंगे, और उसकी सत्ता को को स्थापित मतलब मानेंगे कि हाँ वो हमारा रूलर है। रूलर अकबर को ही मानेंगे, पर राज्य जो होगा वो अपना राज्य खुद करेंगे, उसमें अकबर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऑल्सो अकबर गेन्ड द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, इससे अकबर को क्या मिला? ट्रस्ट मिला, विश्वास मिला, वफादारी मिली राजपूतों की। हु हेल्प्ड हिम टू एस्टैब्लिश एंड कंट्रोल, और जिससे उसे मदद मिली एक राज्य स्थापित करने में और इतने बड़े साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में, अपनी उसको कंट्रोल करने में उसे हेल्प मिली। जब उसने शासकों को फ्री कर दिया कि शासक मैं मेन रूलर हूँ, बट आप मुझे ट्रिब्यूट दीजिए, बट आपके इंटरनल मामले जो आपके राज्य में कुछ भी घटता है उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप उसको खुद ही सॉल्व करेंगे, उसका सब कुछ आपको ही देखना है। उससे वो अन्य राजाओं की नजर में उसका महत्व बढ़ गया। लोगों ने कहा हमें तो सिर्फ उसे राजा मानना ही तो है, बाकी तो हम अपने राज्य में राजा खुद ही रहेंगे, ये सारा कुछ। तो इससे उस राजपूतों के साथ उसके संबंध अच्छे हो गए। अकबर पॉलिसी टुवर्ड द राजपूत, अकबर की कुछ पॉलिसीज थी जो राजपूत के साथ थी। जैसे पहला था फॉर्मिंग अलायंस थ्रू मैरिज, उसने पहली संधि शादी के थ्रू बनवाई। कि विद द राजपूत स्टेट सच एज आमेर एंड जोधपुर, उसने मैरिज के थ्रू अलायंस बनवाया, मतलब शादियां हुई राजपूतों के साथ मुस्लिम्स की। जो सबसे पहले हुआ था अम्बेर और जोधपुर में, मतलब संधियां हुई, जैसे अकबर की शादी जोधाबाई से हुई। अलाउइंग राजपूत रूलर, उसने राजपूत रूलर्स को अलाउ किया टू कंट्रोल द इंटरनल मैटर ऑफ देयर किंगडम्स, कि अपने राज्य के इंटरनल मैटर्स पे आपका खुद का कंट्रोल होगा। इन एक्सचेंज, और उसके बदले फॉर पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट टू हिम, उसके बदले उन्हें एक वार्षिक ट्रिब्यूट राजा को यानी अकबर को देना होगा। व्हाट ट्रिब्यूट मीन्स होता है आप सम्मान में कुछ दें, गिफ्ट दें, उसके लिए पे करें, ऐसा कुछ आपको एनुअल करना होगा। एक्वायरिंग किंगडम, राज्य को एक्वायर करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, ऑफ दोज हु अपोज्ड हिज रूल, और राज्य लेने के बाद जो उसके खिलाफ विरोध करेगा, एंड देन फोर्सिंग देम टू एक्सेप्ट हिज रूल, किंगडम ऑफ दोज हु अपोज्ड हिज रूल, और जिन लोगों ने उसका विरोध किया था उनका राज्य प्राप्त करने के बाद, देन फोर्सिंग देम, फिर उनको फोर्स किया गया था, फोर्स करना था कि वो अकबर की सत्ता को एक्सेप्ट करें। यानी जब उसने उनको उनका राज्य दिया तो जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, उनका राज्य देने के बाद उसने उनसे एक्सपेक्ट किया कि आप हमें एज अ रूलर एक्सेप्ट कर लें। अपॉइंटिंग राजपूत रूलर टू हाई ऑफिसेस, उसने राजपूतों को हाई ऑफिसेस पे अपॉइंट किया, एंड ग्रांटिंग देम द राइट टू कंट्रोल और रूल देयर ओन होमलैंड, और उसने उनको अपनी खुद की मातृभूमि पे शासन करने का अधिकार दे दिया। दिस प्रैक्टिस वाज नोन एज अ वतन जागीर, और ये जो प्रैक्टिस थी कि राजाओं को, राजपूत राजाओं को उनके वतन, उनकी जो मिट्टी थी उसमें, उनके अपने गृह राज्य में राज्य करने का अधिकार देना, उसे वतन जागीर कहा गया था। इन दिस मैनर, और इसी तरीके से अकबर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, और उसने अपना राज्य बढ़ाया, ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट्स एंड ट्रेड रूट्स अंडर हिज कंट्रोल, और इससे बहुत से पोर्ट यानी बंदरगाह और बहुत से जो व्यापारिक रास्ते थे वो उसके राज्य के अंतर्गत आ गए। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी, स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी माने तो किसी चीज में स्थिरता। अकबर वांटेड अ स्टेबल गवर्नमेंट, अकबर चाहता था कि उसकी जो सरकार है वो स्टेबल रहे। एंड ही न्यू दैट, और वो ये जानता था, इन ऑर्डर टू अचीव दिस, और इसको प्राप्त करने के लिए, दिस ही वुड नीड द लोकल रूलर, उसको स्थानीय राजाओं की जरूरत होगी, एंड द पीपल हु एक्सेप्ट हिम, और उन लोगों की जरूरत होगी जो उसे स्वीकार करे।
एक शासक के रूप में जो उसे स्वीकार करें। टू विन ओवर द रूलर्स को जीतने के बाद ही ऑफर्ड हिज फ्रेंडशिप, उसने उन्हें दोस्ती का प्रस्ताव दिया। Those who accepted were given high post, जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया उन्हें हाई पोस्ट दी गई, एंड द फ्रीडम टू रन देयर रीजन, और उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया अपना राज्य चलाने के लिए। अनदर थिंग, इसके अलावा अकबर रियलाइज्ड वाज दैट, अकबर को यह महसूस हुआ दैट ही नीडेड द सपोर्ट ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, उसको सभी धार्मिक समुदायों का भी सहयोग चाहिए। लिविंग इन इंडिया, जो भारत में सभी धार्मिक समुदाय हैं उसको उनका भी सहयोग चाहिए, स्पेशली हिंदूज का। Who formed the majority of the population, और जो उस वक्त की जनसंख्या में सर्वाधिक थे। To win over the people, he treated all religions equally, और सभी लोगों को जीतने के लिए, सभी लोगों का दिल जीतने के लिए उसने सभी रिलीजन्स को इक्वल कर दिया कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान हैं। He ended the tax on Hindu pilgrims, उसने हिंदुओं के तीर्थ पर एक कर लगा हुआ था जिसको जजिया कहा जाता था, यानी मुस्लिम जो हज करने जाते थे उनके ऊपर कोई कर नहीं था, जबकि हिंदू अगर अपने किसी तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं तो उन्हें उसके लिए पे करना होता था। तो ये जो कर था ये अकबर ने हटा दिया था। एंड अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम टू प्रैक्टिस देयर ओन, जो नॉन मुस्लिम थे। एंड द जजिया अ टैक्स, जजिया एक टैक्स थी जो नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर, किसी भी धर्म के लोगों पर लगाया गया था, उसको इसने हटा दिया था। अकबर एम्प्लॉयड अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल सच एज अ पर्शियन, तुर्क एंड राजपूत, अकबर ने एम्प्लॉय यानी उन्हें काम दिया अ डाइवर्स ग्रुप, विभिन्न लोगों का एक समूह बनाकर, उसमें विभिन्न समूहों के लोग थे, जैसे कि उसमें पर्शियन लोग भी थे, उसमें तुर्की भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उन लोगों का एक ग्रुप बनाया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, और ये समझने के लिए उस ग्रुप का निर्माण किया गया था कि बिलीफ ऑफ द पीपल, लोगों का क्या विश्वास है, अच्छे से जानने के लिए उसने इस ग्रुप का निर्माण किया था। ही हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन, वो समय समय पर धार्मिक कह सकते हैं हम एक डिस्कशंस करता था धर्म के ऊपर, सभाएं ऑर्गेनाइज करता था। इन स्पेशल हॉल कॉल्ड इबादत खाना, उसने एक सभागार बनवाया हुआ था जहां पर धार्मिक आयोजन होते थे, धर्म से संबंधित डिस्कशन होते थे, जिसे इबादत खाना कहा गया था। ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सुहेल-ई-कुल और यूनिवर्सल पीस, वो विश्वास करता था सुहेल-ई-कुल पर या सार्वभौमिक शांति पर, वैश्विक शांति पर वो विश्वास करता था, उसके सिद्धांत पर। और उसने एक न्यू रिलीजन, एक नया धर्म स्थापित किया जिसको हम जानते हैं दीन-ए इलाही, 1582 में। दिस रिलीजन कंबाइंड द रिलीजन प्रैक्टिस ऑफ ऑल अदर रिलीजन, और ये जो धर्म बनाया था दीन-ए इलाही, इसमें सभी धर्मों का मिक्सचर था। इसमें सभी धर्मों का मिक्सचर था। दिस रिलीजन कंबाइंड द रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी इसमें सभी धर्मों का जो प्रैक्टिस होती है, जैसे पूजा पाठ है हमारी हिंदुओं की, मुस्लिम्स की इबादत होती है, सिख थे तो उनका भी जो कुछ था सब कुछ इसमें मिक्स था। However, it did not have many followers, but इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। यानी दीन-ए इलाही को मानने वाले बहुत से लोग नहीं थे। एंड disappeared with the death of अकबर, और ये अकबर की डेथ के बाद गायब भी हो गया, यानी कि ये खत्म भी हो गया। अकबरनामा एंड आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर की रिलेटेड बुक है, इसमें अकबर के बारे में लिखा हुआ है। अबुल फजल वॉज एन ऑफिशियल इन अकबर कोर्ट, अबुल फजल जो था वो अकबर के दरबारी थे, उन्होंने अकबर के दरबार में। ही रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री, उसने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी, टाइटल अकबरनामा, उसने उसको नाम दिया अकबरनामा।
द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर फॉर फादर्स, उसने पहला पार्ट जो लिखा उसमें अकबर के फोर फादर्स यानी वंश जो पूर्वज थे उनके बारे में जिक्र किया गया। द सेकंड रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ द अकबर रीजन, उसके बाद सेकंड में अकबर के जो राज्य था उसके बारे में उसमें बताया गया उसमें क्या क्या घटनाएं घटी। एंड द थर्ड वॉल्यूम कॉल्ड आईने अकबर, और उसके थर्ड पार्ट को आईने अकबरी कहा गया। यानी एक पूरा ग्रुप है जो अकबरनामा है, फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड और उसके थर्ड पार्ट को आईने अकबरी कहा गया। डील्स विद, जिसमें बताया गया अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी के बारे में, जियोग्राफी ऑफ द एम्पायर के बारे में उसमें बताया गया है। यानी उसके राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, उसका गृह राज्य कैसा था, ये सारा कुछ बताया गया। हाउस होल्ड मीन्स होगा हाउस होल्ड यानी उसके राज्य के अंदर का जो कुछ भी है वो सारा कुछ बताया गया है। महल के अंदर का हम ले सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस, और इसने जो उसमें बहुत सी डिटेल्स बताई गई अबाउट द ट्रेडिशन द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया एट अ टाइम। उस वक्त जो भारत में लोग रह रहे थे उनके भी कल्चर्स को और उनके ट्रेडिशन यानी कि उनके जो रीति रिवाज थे आईने अकबरी में उनका भी जिक्र किया गया है।